आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा मुजफ्फरनगर की भी हो रही है। बिहार विधान परिषद में मजाकिया बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल नेता विपक्ष राबड़ी देवी ने नए मंत्रियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को भी बधाई दी और उन्हें भाई बताया। इस पर सभापति अवधेश नारायण सिंह ने राबड़ी देवी से सवाल किया कि दिलीप जायसवाल को आप भैया बोलती हैं, तो दिलीप जायसवाल लालू प्रसाद यादव के क्या लगेंगे। सभापति का ये सवाल सुनते ही सदन के अंदर मौजूद सदस्यों ने जमकर ठहाके लगाए। जायसवाल जी जो बैठे हैं हमको दीदी कहते हैं, हम भैया मानते हैं उनको। पार्टी के तरफ से भी, लालू जी के तरफ से, सभी के तरफ से, सदन के तरफ से सभी। आप दिलीप जी को भाई मानते हैं? भाई मानते हैं, दीदी कहते हैं। तो लालू जी के क्या लगे हो? लालू जी क्या लाएंगे, नहीं लाएंगे, खिलाएंगे। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हिमस्खलन के कुछ वीडियो सामने आए। इसमें दिखाई दे रहा है कि एक पहाड़ी से टूटी बर्फीली चादर दूसरी पहाड़ी की ओर बढ़ रही है। यहाँ सुरक्षा बल की भी चौकी थी। हालांकि राहत की बात ये रही कि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। प्रयागराज महाकुंभ से एक परिवार करोड़पति बन गया। इस परिवार का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में भी किया। वहीं इस परिवार ने भी सीएम का शुक्रिया अदा किया। पिंटू मल्लाह प्रयागराज में अरेल के रहने वाले हैं और उनके पूरे परिवार में कुल 100 लोग हैं। उनके परिवार ने मेले की तैयारी कई महीने पहले शुरू कर दी थी। ऐसे में पूरे परिवार ने मिलकर 130 नाव को तैयार करवाया ताकि कुंभ में अच्छी कमाई हो सके। ये बताते हुए परिवार भावुक भी हुआ। नाव बनाने के लिए इन्होंने अपनी मां के जेवर तक गिरवी रख दिए। वहीं कुंभ खत्म होने के बाद इस परिवार ने 30 करोड़ रुपए की कमाई की। परिवार के सदस्यों के मुताबिक एक नाव को बनाने में तकरीबन 60 से 70 हजार रुपए तक लगते हैं, लेकिन उन्होंने एक नाव से एक दिन में 50 हजार से ज्यादा की कमाई की। इस परिवार ने बताया कि उन्होंने उतना ही किराया लिया जितना सरकार ने तय किया था। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है। यूपी में अब मुजफ्फरनगर के नाम को बदलने की मांग उठी। बीजेपी एमएलसी मोहित बेनीवाल ने शहर का नाम लक्ष्मी नगर करने की मांग की। वहीं इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सभी को अपनी बात रखने का हक है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की ये खबर गूगल मैप हादसे से जुड़ी हुई है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक 30 फीट के नाले में कार के गिरने से स्टेशन मास्टर की मौत हो गई। दरअसल एक शादी समारोह में शिरकत करने घर से निकले शख्स ने लोकेशन पर पहुंचने के लिए गूगल मैप लगा लिया, लेकिन वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां आगे जाकर रास्ता खत्म हो गया और गहरे नाले में वो रास्ता जाकर मिल गया, जिसके बाद उनकी कार नाले में गिर गई और उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों का मानना है कि गूगल मैप के गुमराह करने की वजह से ये हादसा हुआ है, लेकिन पुलिस का कहना है कि इस दावे को साबित करने का ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता हो कि गूगल मैप की गलती से यह हादसा हुआ है, क्योंकि मृतक का मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ है। फिलहाल वजह जो भी हो, लेकिन बताया तो यही जा रहा है कि ऐसे में जरूरी है कि गूगल मैप के इस्तेमाल को लेकर खुद भी सतर्क हो जाए और दूसरों को भी सावधान रहने के लिए हॉर्न बजाए। गूगल मैप की वजह से एक बार फिर एक शख्स को जान से हाथ धोना पड़ा। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा का है, जहां एक स्टेशन मास्टर की कार गहरी खाई में जा गिरी। वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली में 23 नवंबर को बरेली में गूगल मैप की वजह से कार आधे अधूरे पुल से नीचे गिर गई। कार में सवार 2 भाइयों समेत 3 युवकों की मौत हो गई थी। तीनों गूगल मैप के सहारे कार से फर्रुखाबाद जा रहे थे।
यूपी के ग्रेटर नोएडा के इस नाले में मशक्कत करते ये लोग पानी से एक शख्स को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग नाले में गिरी कार को सीधी करने की भी कोशिश में जुटे हैं और इस कार को क्रेन से बाहर निकाला जा रहा है। यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही है, हालांकि देखने में कुछ ऐसा ही लग रहा है। दरअसल एक शादी समारोह में भारत भाटी घर से निकले थे। इस दौरान उन्होंने लोकेशन पर पहुंचने के लिए गूगल मैप की मदद ली। तभी आगे जाकर रास्ता खत्म हो गया और गहरे नाले में वो रास्ता जाकर मिल गया, जिसके बाद उनकी कार नाले में गिर गई और उनकी मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा में गूगल मैप और अथॉरिटी की लापरवाही से कार 30 फीट नीचे नाले में जा गिरी। कार में सवार स्टेशन मास्टर भारत सिंह की मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को नाले से बाहर निकाला, लेकिन युवक की मौत हो चुकी थी। बाद में पुलिस ने क्रेन के जरिए कार को भी बाहर निकाला। यह हादसा ग्रेटर नोएडा के P4 सेक्टर के पास हुआ। पुलिस के मुताबिक शादी समारोह में जा रहे मृतक भारत भाटी, जो दिल्ली के मंडावली के रहने वाले थे और वो मानेसर स्टेशन पर तैनात थे। वो अपनी कार से तेज रफ्तार से निकले, लेकिन आगे चलकर रास्ता अचानक खत्म हो गया और कार नाले में गिर गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस जगह पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, क्योंकि सड़क अचानक खत्म होकर नाले में मिल जाती है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को जब तक कुछ समझ आए तब तक ऐसे हादसे हो जाते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अथॉरिटी की तरफ से यहाँ कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। चश्मदीद सौरभ ने बताया कि वो पास में ही खड़ा था। अचानक 2:30 बजे के आसपास एक कार आई और सीधे नाले में गिर गई। शायद गाड़ी चलाने वाले ने गूगल मैप लगा रखा था। हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ पर गूगल मैप सीधा रास्ता दिखाता है, जबकि यहाँ सामने से आने वाली गाड़ियों को यू टर्न लेना होता है और सामने से आने वाली गाड़ियों को कुछ दिखाई नहीं देता, जिससे हादसा हो जाता है। और अगर यहाँ बैरिगेटिंग की गई होती तो ये हादसा न होता। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले एक बाइक सवार गिर गया था। इधर से गाड़ी आ रही थी तो यहाँ कुछ है नहीं, तो गाड़ी थोड़ी स्पीड में भी होगी पता नहीं, लेकिन सीधी गाड़ी उनकी गिर गई, बेकंट्रोल हो गई। यहाँ लोग बाग आए तब तक गाड़ी पलट गई, पानी भर गया, उनकी मौत हो गई। अगर यहाँ कुछ लगा होता तो ये गाड़ी बची जाती। पहले झाड़ी आ रही थी, सफाई होगी, इस वजह से यहाँ सेफ्टी वगैरह कुछ होता तो ये। और बाइक आगे भी आती रहती है इस रास्ते पे। एक दिन 2-3 दिन पहले एक बाइक वाला भी गिर गया था, तो हमने रस्सी डाल के हमने लोगों ने निकाला था। 2-4 दिन पहले बाइक भी एक गिरी थी। क्या ये मतलब यहाँ जो हादसा होता है गूगल मैप लगाने से कोई ऐसा गूगल मैप यहाँ पे भटका देता है के लिए? गूगल मैप भटक जाते हैं लोग या किस तरीके से? हाँ ऐसा होता है, लोग रास्ता पूछते हैं ना, तो उनसे बोल रहे इधर जाना है इधर जाना, तो यहाँ कोई वो तो है नहीं सेफ्टी। अगर रोड वहाँ से क्या सीधा दिखता है, लोग वहाँ को दिखता नहीं। मैप में रोड यूँ दिखता है, पता नहीं है मैप वगैरह हमें जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ से अगर आएंगे तो यहाँ दिखता नहीं नाला। अगर यहाँ सेफ्टी होगी तो नाला दिखेगा। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर बैरिगेटिंग लगाई है, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो। हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर इस जगह पर पर्याप्त रोशनी, चेतावनी बोर्ड और सुरक्षा बैरिगेट्स लगाए जाने की जरूरत है। हाल के वर्षों में सड़क पर सरपट चलने के लिए गूगल मैप एक बड़ा मददगार बनकर सामने आया। हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा के बढ़ने के बाद दुनिया भर में गूगल मैप के भरोसे लोग दुर्गम जगहों तक पहुंचते हैं। कई ई-कॉमर्स बिजनेस और कैब सर्विस पूरी तरह से गूगल मैप पर निर्भर करती हैं। हालांकि इस राह में कई धोखे भी हैं। इस मुफ्त सर्विस ने लोगों को कभी कभी ऐसी जगहों पर फंसाया है जहां से आगे रास्ते बंद हो जाते हैं और यहां तक की मौत भी हो जाती है। हालांकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि गूगल मैप एक बेहद उपयोगी टूल है, लेकिन इस पर पूरी तरह से भरोसा करना हमेशा सही नहीं होता। गूगल मैप हर समय अपडेट होता रहता है, लेकिन फिर भी कभी कभी इसमें गलतियां हो सकती हैं। खासकर छोटी सड़कों या नए बने इलाकों में इससे परेशानी होती है। कभी कभी गूगल मैप अधूरे पुल या खतरनाक रास्तों को भी दिखा सकता है, इसलिए हमेशा सावधानी बरतें और अपने आसपास के इलाके और रास्तों का जरूर ध्यान रखें। इस घटना से ये भी साबित होता है कि गूगल मैप पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में जरूरी है कि गूगल मैप के इस्तेमाल को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ग्रेटर नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पीतमपुरा से महिला नक्सली गिरफ्तार। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं।
बीएसपी प्रमुख मायावती ने अब अपने भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया। हालांकि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने रहेंगे। आनंद कुमार के बेटे आकाश आनंद को एक दिन पहले ही मायावती ने पार्टी से बाहर कर दिया था। वहीं अब आनंद की जगह रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया। इतना ही नहीं, अब उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग उठने लगी है। बीजेपी के साथ साथ उद्धव ठाकरे ने भी अबू आजमी की विधानसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की, तो योगी आदित्यनाथ ने उन पर और सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। जल्द केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जाना आसान हो जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने केदारनाथ रोपवे परियोजना को मंजूरी दे दी। इससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दोनों जगह करीब 7,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे और ये रोपवे 4 से 6 साल में तैयार होंगे। कहा जा रहा है कि केदारनाथ रोपवे के बन जाने से 8 से 9 घंटे की यात्रा महज 36 मिनट में पूरी हो जाएगी। सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच लगभग 13 किलोमीटर लंबा रोपवे बनेगा, तो गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक करीब 12.5 किलोमीटर तक का रोपवे तैयार होगा। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए गुड न्यूज आई है। दरअसल अमरनाथ यात्रा की तारीख घोषित हो गई। इसकी शुरुआत 3 जुलाई से होगी और 9 अगस्त तक चलेगी। श्री बाबा अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की बैठक में फैसला हुआ। बैठक की अध्यक्षता उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट और सरकार की ओर से वहां खास इंतजाम की तैयारी भी शुरू हो गई है। चंदौली में सीबीआई की एंटी करप्शन ब्यूरो की लखनऊ ब्रांच टीम ने बड़ी कार्रवाई की। उसने पूर्व मध्य रेल के रेल मंडल के 2 सीनियर अधिकारियों और लोको पायलट समेत कुल 26 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दावा है कि ये कार्रवाई रेलवे की विभागीय प्रमोशन परीक्षा में पेपर लीक किए जाने के आरोपों के बाद हुई। रेलवे के लोको इंस्पेक्टर के लिए ये विभागीय प्रमोशन की परीक्षा मंगलवार को होनी थी, लेकिन इससे पहले ही सीबीआई टीम ने पेपर लीक किए जाने के इनपुट के बाद ताबड़तोड़ छापेमारी की। खबरों के एक्सप्रेस वे से अब आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। आज पंजाब में सड़कों पर दिन भर गहमागहमी रही। दरअसल जब किसानों को प्रदर्शन के लिए चंडीगढ़ में एंट्री नहीं मिली तो किसानों ने सड़कों पर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया और अमृतसर के गोल्डन गेट के पास किसानों ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का पुतला भी फूंका। किसानों को चंडीगढ़ में एंट्री नहीं मिलने पर सियासत भी गरमाई हुई है। विपक्षी दलों का आरोप है कि भगवंत मान सरकार किसानों के खिलाफ ज्यादती कर रही है। वहीं केजरीवाल विपक्षना के लिए गाड़ियों के काफिले के साथ पंजाब के होशियारपुर पहुंचे, जिसे लेकर सियासी बवाल खड़ा हो गया। विपक्षी दलों का आरोप है कि सादगी का दावा करने वाले केजरीवाल वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। पुतला दहन की ये तस्वीरें अमृतसर के गोल्डन गेट की हैं। यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंढेर की अगुवाई में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से नाराज किसानों ने उनका पुतला फूंका। परसों से पूरे पंजाब में किसानों मजदूरों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जेलों में आज भी रोका जा रहा है। उसके विरोध में भी देश में किसान मजदूर के भी मानवाधिकार है और उनके हक में किसान अपना एसकेएम पॉलिटिकल के हक में हमने अब लगभग पंजाब में 18 जिलों में अर्थी दहन का कार्यक्रम किया। आज भगवंत मान सरकार की गोल्डन गेट में हमने अर्थी दहन किया। आज सुबह पंजाब के अलग अलग हिस्सों से चंडीगढ़ आ रहे किसानों के जत्थों को रोका जाने लगा। पुलिस ने अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग करके किसानों को जब रोकना शुरू किया तो किसान भड़क गए और उन्होंने सड़क पर ही धरना शुरू कर दिया। आज किसानों ने पंजाब सरकार के खिलाफ चंडीगढ़ में प्रदर्शन करने का ऐलान किया था और सरकार से प्रदर्शन करने के लिए सेक्टर 34 में जगह देने की मांग भी की थी, लेकिन पुलिस ने किसानों को प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी। इतना ही नहीं, सरकार ने किसानों के चंडीगढ़ में एंट्री पर भी रोक लगा दी। चंडीगढ़ की सीमाओं पर बैरिकेडिंग कर दी गई और पुलिस बलों की भारी तैनाती कर दी गई। किसानों की डिटेंशन शुरू हो गई, उनको पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया। बलबीर सिंह राजेवाल, रुद्र सिंह मानसा, बड़े लीडरों को पंजाब पुलिस ने जो है और चंडीगढ़ पुलिस ने डिटेन किया और उनका यही कहना था कि किसी न किसी तरह ये धरना जो है वो ना हो। चंडीगढ़ में बॉर्डर्स पे भी पुलिस है और यहाँ पर कि मुख्यमंत्री के घर पर किसान ना पहुंच सके, यहाँ पर भी हैवी डिप्लॉयमेंट की गई है। दरअसल सोमवार को किसान नेता और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के बीच एक बैठक हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री मान बैठक छोड़कर बाहर चले गए थे, जिसके बाद किसान संगठनों ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन का ऐलान किया। किसानों के प्रदर्शन से पंजाब की सियासत गरमा गई है और विपक्षी दल मान सरकार पर सवाल उठा रहे हैं।
ये बेसिकली आम आदमी पार्टी जो है वो धरनों से निकली हुई पार्टी है, सोशल मीडिया की पार्टी है। और एक इंटरव्यू में किसी पत्रकार ने बोला कि ये दिल्ली क्यों जाते हैं, तो तब ये बोल रहे थे कि ये क्या लाहौर जाएंगे। अब मैं भगवंत मान जी से पूछना चाहता हूं कि अब ये किसान कहां जाएंगे। जिस तरीके भगवंत मान ने किसान लीडरों को अपमानित किया, पहले तो बीजेपी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो कर रही है, उनको इतने सालों से जलील करने की कोशिश कर रही है, तब ये उनके साथ मिलके चुपचुपीते उनका नुकसान करते थे। अब मेरे ख्याल उनका हुक्म आ गया तो आज सीधे ही किसानों के ऊपर पंजाब में तो ऐसे माहौल बना रखा है जैसे कर्फ्यू जैसे हालात हो। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मंगलवार को पंजाब पहुंचे। आरोप है कि 18 गाड़ियों के काफिले के साथ केजरीवाल विपश्यना यानी कि आध्यात्मिक साधना के लिए पहुंचे हैं। और जब ये तस्वीरें सामने आई तो केजरीवाल के काफिले पर बीजेपी ने आप को घेरना शुरू कर दिया। जवाब में आम आदमी पार्टी ने दलील दी कि ये केजरीवाल की Z+ सुरक्षा का घेरा है, जिसे खुद केंद्र सरकार ने मुहैया करवाया है। ये कैसी शांति है जिसके लिए पंजाब के लोगों के खजाने से लाखों रुपया उड़ाया जा रहा है। ये कैसी शांति है जिसके लिए सारे होशियारपुर को जगाया जा रहा है। ये कैसी शांति है जिसके अंदर 100 से ज़्यादा कमांडो आपकी सुरक्षा करने निकले हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी वो मसीहा बनकर निकले थे जो वैगनार में घूमते थे और जैसे ही सत्ता मिली अपना असली रंग दिखाया। अब विपासना के लिए भी उनको 100 कमांडो चाहिए, 50 गाड़ियों का काफिला चाहिए, इससे कम में उनकी विपासना भी नहीं होती। MHA ने जानकारी दी थी, MHA जो अमित शाह जी के तहत आता है, कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जान का खतरा बना हुआ है, उनके ऊपर थ्रेट परसेप्शन है, जिस वजह से केंद्र सरकार ने उनको Z+ सिक्योरिटी मुहैया कराई है। ये गंदी राजनीति छोड़ के भाजपा को इनको दिल्ली के मुद्दों पर अपना फोकस लाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को सुबह शाम गाली निकालने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस ने भी केजरीवाल के काफिले पर तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ केजरीवाल ही नहीं बल्कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी विपश्यना की जरूरत है। ये मुझे बताओ 32 गाड़ियों लेकर किस आदमी को शांति आएगी? और एम्बुलेंस आपने ले रखी या पंजाब सारा बीमार है? फायर ब्रिगेड की जरूरत तो पंजाब के लोगों में है। किसी की जिंदगी महफूज नहीं, किसी का कारोबार महफूज नहीं, हर घर में नशा जा चुका है। तो फायर ब्रिगेड की तो पंजाब को जरूरत है, एम्बुलेंस की पंजाब के लोगों को जरूरत है। अगर विपासना ही करनी है तो मेरा राय इनको है भगवंत मान को भी लेकर जाएं, क्योंकि भगवंत जी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं, यो ना वो मेंटली फिट है ना फिजिकली फिट है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब केजरीवाल विपश्यना करने पहुंचे हैं। इससे पहले भी वो विपश्यना करते नजर आए थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और बीजेपी उन्हें घेरने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। चंडीगढ़ से असीम बसी और कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें मौजूद हैं। इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए चलिए धन बाजार की खबर ले आए। पिछले 10 दिनों से लगातार गिरावट के बाद आज बुधवार को शेयर बाजार में तेजी देखी गई। सेंसेक्स 740 अंक कुचलकर 73,730 पर बंद हुआ। इसके साथ ही निफ्टी में भी तेजी रही कि 255 अंक बढ़कर 22,337 पर बंद हुआ। सोने चांदी की कीमतों में इजाफा हुआ। बुधवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 300 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 89,300 रुपए हो गई। वहीं चांदी में भी 1,000 रुपए की तेजी देखी गई और अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 99,000 रुपए हो गई है। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती दर्ज की गई। रुपया 19 पैसे बढ़ गया। इस तरह $1 के मुकाबले रुपये की कीमत अब 87 रुपए हो गई। खबर है कि एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने मुंबई में अपने शोरूम के लिए हायरिंग शुरू कर दी है। फिलहाल टेस्ला का भारत में पहला ऑफिस पुणे में है, लेकिन अब टेस्ला मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपना पहला शोरूम खोलने की तैयारी में है। चूँकि टेस्ला अगले कुछ सालों में भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाना चाहती है, ऐसे में कंपनी पहले से ही शोरूम के जरिए लोगों तक अपनी पहुँच बनाना चाहती है। आइए अब रुक करते प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती हैं। आज आपको नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर के
पामेड़ गांव में लिए चलते हैं, जहां पहली बार बस सेवा शुरू की गई है। इससे पहले नक्सलियों के प्रभाव के चलते इस इलाके में आवाजाही बेहद मुश्किल थी, लेकिन सुरक्षा बलों के कैंपों की वजह से 230 किलोमीटर की लंबी दूरी महज 90 किलोमीटर की रह गई है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के उन नक्सल प्रभावित इलाकों की हैं, जहां कुछ साल पहले तक माओवादियों का वर्चस्व हुआ करता था। लेकिन अब बीजापुर के इन इलाकों में बस फर्राटे से दौड़ रही है। जहां कभी पगडंडियों पर लोग पैदल चला करते थे, अब वहां बसों से लोग आरामदायक सफर कर रहे हैं। ये बीजापुर जिले का पामेड़ गांव है, जहां कुछ साल पहले तक नक्सलियों का प्रभाव इतना था कि ये गांव अपने ही जिला मुख्यालय से कट गया था और इस गांव में पहुंचने के लिए लोगों को तेलंगाना के चेरला से होते हुए 230 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। लेकिन अब पुलिस और सीआरपीएफ कैंपों की वजह से इस इलाके से नक्सलियों का प्रभाव भी कम हुआ और विकास के नए रास्ते खुले। साथ ही 25 साल के लंबे अंतराल के बाद पामेड़ गांव में पहली बार बस सेवा शुरू हुई। ये बहुत खुशी की बात है। जिले का जो अंतिम छोर था पामेड़ गांव, वो अभी तक जिले के अंदर से एक्सेसिबल नहीं था। हमें चेरला होते हुए तेलंगाना होते हुए जाना पड़ता था। लगभग 220 किलोमीटर पड़ता था बीजापुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। अभी हाल ही में जो कैंप्स खुले हैं, तो उसकी वजह से पामेड़ पहली बार बीजापुर जिले के हेडक्वार्टर से एक्सेसिबल है, बीजापुर के अंदर से ही। हमारे ज्यादातर नियत नैनार गाँव इसी रूट पे आते हैं और ये सभी गाँव पहली बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस की वजह से बीजापुर मुख्यालय से जुड़ गए हैं। जाहिर है, सलवा जुडूम आंदोलन के दिनों में नक्सलियों ने इस इलाके को बाहरी दुनिया से पूरी तरह से काट दिया था। आंदोलन के दौरान नक्सली सड़कें काटते, बसें जलाते, आवाजाही रोकते और लोगों में दहशत फैलाते थे। लेकिन अब बीजापुर के सुदूर इलाकों में विकास की नई रफ्तार नजर आ रही है। माओवादियों के चलते जो है सुविधा विहीन था और बहुत परेशानी होता था आने जाने के लिए। तो बस के चलने से जो है सुविधा हो जाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आने जाने का सामान भी आने जाने में, लाने ले जाने में दिक्कत कम होगा। इससे पहले बीजापुर मुख्यालय से पामेड़ पहुंचने में करीब 10 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब पामेड़ गांव की 90 किलोमीटर की दूरी महज 3 घंटे में सिमट कर रह गई है। ये बस यहाँ बीजापुर से सर डेली का 8:30 बजे निकलती है सर, और पामेड़ पहुँचते पहुँचते 1:30 बज जाती है। मतलब बहुत खुश है लोग भी। बस जब से चल रही है ना, उनको आवक जावक में बहुत ज्यादा सुविधा हो गया, इस वजह से लोग भी बहुत खुश है। पामेड़ गांव के लोगों के लिए बस सेवा किसी जीवन रेखा से कम नहीं है। नई बस सेवा ने उनकी जिंदगी भी पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दी है। कोशिश यही है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के उन तमाम इलाकों में बस सेवा शुरू हो सके, जहां आज भी लोगों को विकास का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करेंगे, जहां आज बात होगी एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों से जुड़े नियम की, जिसकी अनदेखी करना बड़े हादसे का सबब बन सकता है। ताजा मामला नए बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है, जहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2 व्हीलर्स की एंट्री पर रोक लगा दी है। ये पाबंदी कोलार जिले में एक बड़े हादसे में 4 लोगों की मौत के बाद कर्नाटक की तरफ से पड़ने वाले एक्सप्रेसवे पर लगाई गई है। जानकारी के मुताबिक यह हादसे रॉन्ग साइड से आ रही एक बाइक के एक 4 व्हीलर से टकराने के कारण हुआ। नियम के मुताबिक देश भर में एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने गश्त लगाने वाले वाहनों को निर्देश दिया है कि वो एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर बाइक सवारों को घुसने से रोकें। इसके अलावा एक्सप्रेसवे पर बाइक पर पाबंदी बताने वाले साइन बोर्ड्स लगाने के लिए भी कहा गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों ने अपील की है कि वो 2 व्हीलर चलाने वाले लोग एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल न करें। आमतौर पर एक्सप्रेसवे को अधिकतम 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए बनाया जाता है। ऐसे में तेज रफ्तार वाले वाहनों के बीच एक्सप्रेसवे पर 2 व्हीलर्स का चलना सुरक्षित नहीं होता। हाल ही में बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे के कर्नाटक की तरफ पड़ने वाले 68 किलोमीटर लंबे रास्ते को खोला गया था, जबकि इसका आधिकारिक उद्घाटन होना अभी बाकी है। 260 किलोमीटर लंबा बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से गुजरता है। दक्षिण भारत का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहलाने वाले इस प्रोजेक्ट पर 17,900 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस
एक्सप्रेसवे से बेंगलुरु और चेन्नई के बीच की 7 घंटे की दूरी सिर्फ 3 घंटे में पूरी हो सकेगी। जाहिर है कि तेज रफ्तार वाले एक्सप्रेसवे 4 व्हीलर्स और दूसरे बड़े वाहनों के लिए ही बनाए जाते हैं। इन पर 2 व्हीलर्स को ले जाना खुद के साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डालना है। इसी मुद्दे पर हमने ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर चलने वाले कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जाननी चाहिए। जी, क्या वहाँ पर बाइक की एंट्री होनी चाहिए, क्या बाइक अलाउ करना चाहिए? क्यों नहीं अलाउ करना चाहिए? क्योंकि बाइक अब सारे लोगों के पास कार तो उपलब्ध है नहीं। अब देखिए 100 में से 10 लोग से गलतियाँ होंगी, एक्सीडेंट होगा, ये तो नॉर्मल। कार के एक्सीडेंट नहीं होता है, उसमें लोग नहीं मरते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो बाइक अलाउ क्यों नहीं होना चाहिए? अब जिसके पास कार नहीं है, उसको इतना पैसा नहीं है, तो बाइक से जाना ही छोड़ दे। घर जाना है तो बाइक है नहीं, कार है नहीं तो घर नहीं जाए। क्यों? क्यों जाना चाहिए ना? अपने घर तो पहुंचेगा इंसान किसी तरीके से। हाँ। नहीं, अभी एक हादसा हुआ बेंगलुरु में, वहाँ पर बाइक से कुछ लोग जा रहे थे और एक कार से टकराया और 4 लोग की मौत हो गई। नहीं, बाइक की लाइन अलग है ना, बाइक वाली लाइन में चलाओ, अलग वो बनाई दी है गवर्नमेंट की। हर जगह रिस्की है, यहाँ रिस्की नहीं है, रिस्की तो हर जगह ही है। और किसी को जाना है कहीं तो रिस्क तो हर रोड पे हर जगह ही है, भीड़ तो हर जगह होती है। साइड में चलेगा बाइक वाला, उसको दिखेगा ना कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। नहीं क्यों? फायदा नहीं है ना, ज़्यादा हैवी हाईवे है। हाँ। तो ज़्यादा स्पीड में साधन चलते हैं। हाँ। उसका फायदा नहीं है ना, नुकसान नहीं होगा। नुकसान होगा ओवरटेक करने के चक्कर, मतलब हादसा होने के चांसेस ज़्यादा होता है। अगर हमें ये पता है हमारा गांव 2 किलोमीटर हाईवे से आगे है और हम बाइक से हैं, तो हाईवे जाएगा बंदा। 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर तक अगर मान लो तो बंदा जाएगा ना, बाइक से ही जाएगा। और उसके बाद बाइक है तो बाइक से जाएगा। जैसे अगर कॉमन वे में देखा जाए तो हाईवे में बाइक बैन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाइक का क्या होता है, बाइक एक छोटी व्हीकल होती है, जो कि बाइक वालों का अक्सर देखते हो कि पीछे जान नहीं होता, अगर अचानक से मोड़ देना, एक्चुअल में तेज स्पीड में गाड़ियाँ चलती हैं, तो उसको देखते हुए एक्सप्रेस में बाइक बैन होनी चाहिए। और उनके लिए एक जो सर्विस रोड होते हैं नीचे की साइड से, वो होते ही हैं, वो जुड़े ही होते हैं, आगे वाली लाइन से जाके जुड़ जाते हैं। तो हाईवे मेरे मानना ये है कि हाईवे में बैन होनी चाहिए बाइक्स वगैरह। एप्पल ने लॉन्च किया नया आईपैड। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी हर जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। दूरसंचार विभाग ने साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के मकसद से एक अलर्ट जारी किया। इसमें लोगों को अपने सिम कार्ड किसी अनजान व्यक्ति को न देने की सलाह दी गई, क्योंकि अनजान शख्स इस सिम का इस्तेमाल वित्तीय धोखाधड़ी के लिए कर सकता है, लेकिन जिसके नाम से सिम होती है वो भी इस मामले में अपराधी बन जाता है। लिहाजा ऐसी स्थिति से बचने के लिए सतर्क रहें। अमेरिकी कंपनी एप्पल ने 7वीं जनरेशन का अपना नया आईपैड एयर लॉन्च कर दिया। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत कई फीचर दिए गए हैं। इस आईपैड में नई M3 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है, जिससे M1 चिप की तुलना में दोगुनी तेजी से परफॉर्मेंस मिलेगी। इसकी कीमत 35,000 रूपए से शुरू है। कंपनी ने इसके साथ ही अलग अलग नाम से कुछ और आईपैड भी पेश किए हैं। इन आईपैड की प्री बुकिंग शुरू हो गई है और बिक्री 12 मार्च से शुरू होगी। बार्सिलोना में चल रहे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में एक अनोखा स्मार्टफोन लॉन्च किया गया। इसके जरिए पालतू जानवरों से बात की जा सकती है। इसका नाम पेट फोन है और इसे टेक कंपनी ग्लोबल मी ने बनाया है। ये स्मार्टफोन पालतू जानवरों की हरकतों और आवाजों को पहचान सकता है। इस डिवाइस के जरिए पालतू जानवरों पर नजर रखना आसान हो जाता है। इसमें GPS, वाईफाई और ब्लूटूथ ट्रैकिंग जैसे फीचर दिए गए हैं। होली का त्योहार बेहद नजदीक है। मथुरा की ही तर्ज पर गुजरात के नर्मदा के श्रीनाथ जी हवेली मंदिर में 40 दिनों की होली खेलने की परंपरा है। वैष्णव समाज की महिलाएं कृष्ण को सखा के रूप में मानकर अलग अलग अंदाज में 40 दिनों तक होली खेलती हैं। पिछले 41 साल से होली खेलने की परंपरा बदस्तूर जारी है। का ये अनोखा रंग गुजरात के नर्मदा में दिखाई दे रहा है। वैष्णव समाज की महिलाएं राग रंग में डूब रही हैं। मथुरा की तरह ही होली से 40 दिन पहले यहाँ के श्रीनाथ जी हवेली मंदिर में उत्साह का दौर शुरू हो जाता है।
बसंत पंचमी के साथ ही वैष्णव समाज की महिलाएं कृष्ण भक्ति में डूब जाती हैं। रंगों से होली तो कुछ दिनों बाद शुरू होगी। फिलहाल यहाँ फूलों से होली खेली जा रही है। भगवान कृष्ण के लिए मन में सख्य भाव रखते हुए महिलाएं रसिया गीतों का आनंद ले रही हैं। होली का ये आनंद उत्सव पिछले 41 सालों से यहाँ ऐसे ही मनाया जाता रहा है। तकरीबन 45 वर्षों से यहाँ ऐसे ही पूरी भक्ति श्रद्धा से होता है और उसमें सभी वैष्णव जन अपने अंतर की भावना व्यक्त करते हैं और भगवान से सख्य भाव से अपने मन की प्रकट जो भाव होते हैं अंतर के, जो भी उनके प्रेम का जो वर्णन है वो रसिया के द्वारा रजू करते हैं और ऐसे ही हमको आनंद देते रहे। ऐसी ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना। वल्लभाधीश की जय। सब वैष्णव बहनों मंदिर में इकट्ठे हुए होली का रसिया मनाते हैं और फूलों से करते हैं। सब इको फ्रेंडली होली मनाते हैं। 40 दिन खूब धामधूम से सीनाजी हवेली में रसिया होता है। हर रोज दिन नए नए वैष्णव की होली होती है और हर एक दिन नाच गान। मान्यता है कि कृष्ण ने 4 सखियों का समूह बनाकर 40 दिनों तक होली मनाई थी। इसी वजह से यहाँ 40 दिनों की होली मनाई जाती है। 41वें दिन को डोलोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें विशेष रूप से कृष्ण गोपियों के साथ खेलते हैं। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज बात में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।